हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश है। मैं नैनीताल उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हूँ और मैंने सीए फाउंडेशन अनअकैडमी से इनरोल करा है और इसी दिसंबर में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश वशिष्ठ है। मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने अपने सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स नवंबर 2023 में दिए हैं और मैं साथ में रेगुलर कॉलेज भी कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाय, मेरा नाम कोमल कपूर है और मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। मैंने अपना सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है और मैं अब सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अलॉन्ग विद दैट आर्टिकलशिप भी कर रही हूँ एंड अभी मैंने रिसेंटली अपना सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप दिया था। मैं नॉर्मली जल्दी उठ जाता हूँ, तो जो भी मेरी क्लासेस होती हैं और जो मेरे टॉपिक्स मेरे को दिन भर में कवर करने होते हैं मैं उसको अपने स्टिकी नोट्स में लिख देता हूँ ताकि मेरे को आगे प्रॉब्लम ना हो जो भी दिन भर में मेरे को करना है उसके रिलेटेड, और उसको जो मेरे लैपटॉप है उसकी स्क्रीन में चिपका देता हूँ ताकि मुझे आगे पता चल सके कि मेरे को दिन भर में करना क्या है। तो मैं पर्सनली 4:30 AM उठता हूँ और 5 to 8 एक मॉर्निंग सेशन लेता हूँ जिससे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें ग्रास्प होती हैं और मोस्टली मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स लेना प्रेफर करता हूँ सुबह। मॉर्निंग में मैं 6 o'clock उठती हूँ एंड आई डू योगा बिकॉज इट हेल्प्स मी टू मेंटेन पूरा दिन का शेड्यूल। सीए फाइनल की क्लासेस के साथ साथ मुझे अपना आर्टिकलशिप भी देखना पड़ता है, सो इसलिए मैं पहले योगा करती हूँ मॉर्निंग में एंड देन 7 से मैं अपनी सीए फाइनल की क्लासेस स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे बचपन से मैंने देखा है कि जो सीए हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी के अंदर, तो उसी को देख के मेरा भी मन था कि मैं भी सीए बनूं और सीए को परस्यू करूं। लेकिन जब मैंने सीए को पढ़ना स्टार्ट करा तो मैंने देखा कि भाई सीए का बहुत सिलेबस बहुत वास्ट है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस वजह से जो है मेरे को पता चला कि जो सीए की रिस्पेक्ट है वो है क्यों है इतना सोसाइटी के अंदर। और सेकंड थिंग, जो भी मेरे कजन्स हैं वो लोग भी जो सीए हैं उनको देखा कि उनके कितना ज़्यादा पैसा है, तो इसी वजह से मैंने भी सीए को परस्यू करने का सोचा। मेरा स्टार्टिंग से जब मैं 11th-12th में था तब मैंने सोचा कि आगे क्या करना है, तो हमेशा इंटरेस्ट अकाउंट्स और बिज़नेस में ही रहा, तो ऐसा लगा कि यही करियर बन सकता है। तो सीए एज अ चैलेंज भी काफ़ी अच्छा लगा, तो इसी से शुरुआत करी और बस सब चल रहा है अच्छा। ऑनेस्टली मेरे रिलेटिव्स ने मुझे पुश किया टू डू सीए बिकॉज दे वर डूइंग एट दैट टाइम एंड बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मुझे भी मैंने सब्जेक्ट्स को देखा एंड एनालाइज किया, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सो आई चोज सीए। तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं अपने जो टास्क हैं उनको असाइन कर लेता हूँ कि मेरे को कितने टाइम के अंदर कितने टास्क करने हैं, और मैं स्टडी के बीच में जो है नॉर्मली छोटा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक में मैं गाने सुन लेता हूँ या फिर मैं बाहर से अपने दोस्तों के साथ चले जाता हूँ। पर्टिकुलर ब्रेक छोटे स्पैन्स में 40 मिनट की स्टडीज़ करने के बाद 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेता हूँ ताकि मेरा जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाए और मैं ईजिली आगे उसको कंटिन्यू कर सकूँ पढ़ाई को। क्योंकि जो नॉर्मली क्या होता है, ब्रेक लेते हैं हम लोग, तो ब्रेक लेने के बाद जो हमारी स्टडी है वहीं पर रुक जाती है, हम लोग ब्रेक में ही रह जाते हैं, तो हमको ब्रेक को ब्रेक करना पड़ता है। मेरी थ्योरी है कि ब्रेक द चेन थ्योरी। जो भी हम चेन में पर्टिकुलरली कर रहे हैं, हम रील देख रहे हैं तो उसको ब्रेक कर दो और नॉर्मली वापस अपनी जो भी हमको पर्टिकुलर काम करना है, प्रोडक्टिव काम, उसके साइड को चले जाओ। फोकस के लिए मुझे लगता है कि 40 to 45 मिनट्स के बाद आपको अपना जो फोकस है वो वापस लाना पड़ता है, क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्शन होती है पढ़ाई के बीच में। तो 5-7 मिनट्स का ब्रेक लेना कुछ हार्म नहीं करता। उसके लिए मैं पर्सनली या तो क्यूब सॉल्व करता हूँ या फिर एक छोटी सी वॉक ले ली घर में या कुछ छोटा सा कुछ मंच कर लिया, दैट्स इट, एंड देन आई गेट बैक टू स्टडीज़। So my mantra is to be focused and present as much as possible because limited time के according हमें बहुत सारा syllabus cover करना है जो कि possible नहीं हो पाता है, and for this we have to be very much focused। जो educator आपको बता रहे हैं, you must be listen to those words and keep a note कि proper आपका सारा manage हो सके चीज़ें and accordingly आपके पास time हो revisions के लिए। फाउंडेशन एंड इंटर में तो काफ़ी टाइम होता है हमारे पास टू कवर अप द सिलेबस एंड मैनी रिविजन्स, बट इन सीए फाइनल ड्यू टू लैक ऑफ मच टाइम वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग। सो उसके लिए मैं ये कोशिश करती हूँ जितना टाइम मिल रहा है यू शुड बी फोकस्ड इन वट एवर यू आर डूइंग। स्टेइंग फोकस्ड ड्यू टू लिमिटेड ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ेक्टिव होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जनरली मैं जो ब्रेक्स हैं उसमें अपना लोफाई म्यूज़िक सुनता हूँ जिससे जो मेरा माइंड है वो इजीली रिलैक्स हो जाए।
और मैं जो स्टडीज़ में फ़ोकस कर सकूँ। और जो मेरा जो रूटीन है, मैं उसमें क्या करता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे रिएक्शन वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है और मेरी हॉबी है रिकॉर्ड करना वीडियोज़। तो जनरली मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे मेरा माइंड है वो रिफ़्रेश हो जाता है और ईज़िली मैं पढ़ाई में वापस से लग सकता हूँ उसके बाद। Wait, let me show you instead. फॉर CA फाइनल स्टूडेंट रिलैक्सेशन का तो टाइम नहीं होता, लाइक वी कांट थिंक फॉर रिलैक्सिंग बिकॉज विद स्टडीज यू हैव टू ऑल्सो सी द ऑफिस स्टफ एंड ऑल, बहुत हैक्टिक सिचुएशन हो जाती है। बट या इफ़ आई गेट द टाइम मैं म्यूज़िक सुन लेती हूँ एंड थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, दैट्स इट। गुड आफ्टरनून सर। मैं CA फाउंडेशन अनअकैडमी से कर रहा हूँ अपनी। सो लाइक मेरी जो क्लासेस हैं 1.5 घंटे की 2 क्लासेस होती हैं दिन की, मतलब नॉर्मली 3 घंटे की क्लासेस हो जाती हैं। उसके बाद मैं नॉर्मली घर आने के बाद 1 घंटे का पावर नैप ले लेता हूँ। उसके बाद जितना मेरा होमवर्क है और जो भी रिवाइज़ करना है मेरे को, वो मैं 1 से 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर देता हूँ। और नॉर्मली फिर उसके बाद फ़न करता हूँ और रात को 2 घंटे का सेल्फ स्टडी सेशन कर लेता हूँ, जिससे मेरे को नॉर्मली लगता है कि इतना इनफ है CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से। तो नॉर्मली मेरे दिन की 7 से 8 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। I'm an early riser as compared to most of the people of my age, जो कि रात को लेट स्टडी प्रेफर करते हैं। मुझे सुबह उठना इसलिए पसंद है ताकि सुबह जितनी पढ़ाई हो जाए तो रात तक प्रेशर उतना कम हो जाता है। उसके बाद एक ब्रेकफास्ट करा छोटा सा, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया एंड देन अराउंड 10 एक और सेशन ले लिया बिफोर लंच विच लास्ट अराउंड 2.5 आवर्स। और 12:30 और 1 के बीच में आई प्रेफर टू टेक माई लंच एंड देन मैं तो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख ली, कोई एपिसोड देख लिया, बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। उसके बाद फिर मैं दोपहर को एक सेशन और लेता हूँ जिसमें मैं प्रैक्टिकल पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि माइंड थक जाता है तब तक। एंड देन लास्ट में शाम के बाद मुझे 1 घंटा देने की आदत है टू चेक कि मैंने आज पूरे दिन क्या किया है और उसको मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ। लेट मी शो यू हाउ आई डू दिस। ये मैंने डिवाइड कर रखा है अपने सब्जेक्ट्स के लिए कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को किस दिन कितने आवर्स देने हैं। दिस डिपेंड्स ऑन क्या मैं अभी इस समय लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ या फिर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अगर मैं पहले से अपना पूरा वीक प्लान कर लेता हूँ तो एक दिन अगर मेरी पढ़ाई थोड़ी कम भी हो जाती है तो मुझे पता होता है कि अगले दिन मुझे कितना ज़्यादा कवर करना है। दिस रियली हेल्प्स मी अ लॉट। सुबह क्लासेस के लिए 3 घंटे तो लग जाते हैं एंड देन उसके बाद ऑफिस जाना होता है एंड शाम को व्हेन आई रिटर्न टू होम उसके बाद भी मैं 2 से 3 आवर्स सेल्फ स्टडी के सेशन के लिए रख लेती हूँ बिकॉज दैट इज़ मस्ट। और ओवरऑल मैं 5 से 6 घंटे कवर कर लेती हूँ। मेरे हिसाब से तो नेसेसरी नहीं है कोचिंग लेना, लेकिन पर्सन लाइक मी जो कंसिस्टेंट नहीं रह सकता पढ़ाई के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाता है ना, उसको दिन भर के शेड्यूल के अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ, जिससे जो भी मेरा स्टडी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है और मैं कंसिस्टेंट हो जाता हूँ पढ़ाई को लेकर के। और जो फैकल्टी है अनअकैडमी की बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो भी मुझसे डाउट पूछना वो ईजिली उसका आंसर देते हैं, बहुत फ्रेंडली वे में आंसर देते हैं, तो वो अच्छा रहता है। और जो इंटरेक्शन होता है 1 by 1 और जो भी क्लासरूम्स के अंदर जो फ्रेंड्स बनते हैं वो भी डिफरेंट थिंग है। क्योंकि जो CA नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाते, तो कोचिंग के अंदर नॉर्मली लोगों से इंटरेक्शन करना और वो हेल्प करता है जो है अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए भी। तो इट्स फाइन कि अगर कोचिंग भी ले सकते हैं। मेरे को तो कोचिंग लेना ज़्यादा पसंद है, प्रेफर करूँगा मैं कोचिंग लेना। यस, कोचिंग से जो हमें गाइडेंस मिलती है और ये जो करियर है इसमें आपको मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत रहती है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं, मैं घर पे बैठा बैठा पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। तो वो मोटिवेशन जो है, जो किक चाहिए होती है आपको बीच बीच में, वो कोचिंग आपको बहुत अच्छे से हेल्प करती है देने में। इसलिए और गाइडेंस के साथ जो पढ़ाई जो होती है, सेल्फ स्टडी एंड में काम आती है, बट कोचिंग मेरे ख्याल से हमेशा आपको सपोर्ट देती है। येस, फॉर मी कोचिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है कि कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट को सिस्टमैटिक तरीके से करना है। बिकॉज CA फाउंडेशन में कोचिंग इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, लेकिन CA फाइनल्स में सब्जेक्ट्स आर ह्यूज एंड सिलेबस आर वास्ट, सो यू हैव टू टेक गाइडेंस एंड इट हेल्प्स यू इन completing the CA journey very easily.
आप देख ही रहे हो बैलेंस तो नहीं हो पाता है। अभी क्लासेस फिनिश करके आई एम गोइंग फॉर माई आर्टिकलशिप एंड बट आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट फॉर CA जर्नी। यूजुअली 7 to 8 आवर्स तो ऑफिस का टाइम लग ही जाता है, बट आई ट्राई कि मैं जल्दी रैप अप करूँ बिकॉज आई हैव टू स्टडी एंड या यूजुअली 7 to 8 आवर्स इज़ द टाइमिंग। डेफिनेटली डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए तो आई मस्ट से कि मुझे बहुत हेल्प किया आर्टिकलशिप ने, बिकॉज टैक्सेशन इज दैट सब्जेक्ट जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिलती है एंड आर्टिकलशिप इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सेम। इकोनॉमिक्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। अकाउंट्स और एडवांस्ड अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। Direct taxation is my favorite subject. लाइक बिजनेस लॉ इज़ मोर चैलेंजिंग बिकॉज में आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है लॉ याद करना थ्योरी को। लाइक यूजुअली सर हमारे जो सर हैं लॉ के, वो बोलते हैं कि आंसर राइटिंग जो है उसके लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके आंसर राइटिंग है वो ठीक होगी। तो नॉर्मली आई प्रैक्टिस अ लॉट फॉर द आंसर राइटिंग। The most challenging I find is auditing because वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं होता और बिल्कुल थ्योरी सब्जेक्ट है, ज़रा सा भी प्रैक्टिकल नहीं होता। ऑल्दो कहा जाता है कि ऑडिटिंग इज़ मोर प्रैक्टिकल, बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप थ्योरी अच्छे से याद नहीं करोगे तब तक आप उसमें मार्क्स नहीं ला सकते। इसलिए मुझे वो बड़ा चैलेंजिंग लगता है और मैं कोप अप करने के लिए रेगुलर रिविजन्स करता हूँ। जैसे ही मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा टाइम हो गया उसे पढ़े हुए, उसे वापस रिवाइज करता हूँ, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है और वही मेरी एक स्ट्रैटेजी है। ऑडिटिंग मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है बिकॉज उसमें काफ़ी कुछ कंटेंट को रिटेन करना पड़ता है जिसके लिए लॉट ऑफ रिविजन्स रिक्वायर्ड। सो टू टैकल दैट मैं बहुत सारी रिविजन करती हूँ टाइम टू टाइम बेसिस पे। लाइक जो मेरी स्टडी टेक्निक है थोड़ा वियर्ड साउंड करेगी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे अगर मैं कोई टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इमेजिनिंग माई सेल्फ एज अ टीचर, और मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, जो मेरे टॉपिक हैं वो इजीली क्लियर हो जाते हैं। मुझे पता भी चल जाता है कि जौन से मेरे टॉपिक हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं वो भी नॉर्मली मेरा क्लियर हो जाता है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने आप की और अपने आप को सेंड कर देता हूँ। उसका एक और बेनिफिट है कि मेरे को बाद में रिकैप करने में, रिवाइज करने के लिए ईजी हो जाता है कि मैं अपनी ही वीडियो देख करके खुद को ही सेल्फ असेसमेंट कर लेता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ा था पहले। मेरे लिए पर्सनली मैंने जो प्लान किया है वो है 7-3-1 डेज़ वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट को पहले 7 डेज़ प्रिपेयर करता हूँ। उसके बाद जब सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं देन आई कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फॉर 3 डेज़, और फिर लास्ट में जब सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं 1 डे मैं देता हूँ सबको। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम के बीच में एक ही दिन की छुट्टी होती है, और ऐसा अगर आप पहले एक बार कर लो तो फिर बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होती एग्ज़ाम से पहले। जैसे जनरली अभी एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर में CA फाउंडेशन का, तो मैं तो नॉर्मली क्या करता हूँ कि जैसे जो भी सर लोग पढ़ाते हैं डेली बेसिस में, उसको डेली बेसिस में ही रिवाइज़ कर लेता हूँ। लेकिन स्पेसिफिकली जो वीकेंड है लाइक संडे है, तो मैं संडे को क्या करता हूँ, पूरा दिन जो है डेडिकेट करता हूँ अपने रिवीजन को। जो दिन भर के अंदर मैंने पढ़ रखा है उसको मैं संडे के दिन रिवाइज़ करता हूँ, और संडे के दिन मैं एक नोटबुक बना के रखता हूँ हर सब्जेक्ट की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, और उसमें पर्टिकुलरली शॉर्ट नोट्स बना के रख लेता हूँ, ताकि जैसे अब एग्जाम आने वाला है तो मेरे पास जो शॉर्ट नोट्स बन के रखे हुए हैं उसको मैं ईजिली कवर कर लेता हूँ, थ्योरेटिकली कर लेता हूँ फटाफट से, जिससे मेरा जितना भी मैंने कर रखा है जो मैं भूल चुका हूँ या जो मेरे को याद नहीं है उसको मैं इजीली कवर कर लेता हूँ एक पर्टिकुलर छोटे शॉर्ट नोट्स से। इजीली आई कैन कवर इट। जब मैं पूरे दिन पढ़ाई करता हूँ तो मुझे टेंशन होती है कि यार कुछ रिवाइज़ नहीं हो रहा, और अगर पूरे दिन रिवाइज़ करने लग जाऊँ तो ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ाई नहीं हो रही। इसलिए मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती है वो ये रहती है कि मैं पूरे दिन ऑलमोस्ट पढ़ाई करता रहता हूँ, और फिर लास्ट में आई मेक श्योर कि मैं 1 घंटा या 1.5 आवर्स जो पूरे दिन पढ़ाई करी है उसको रिवाइज़ कर लूँ। इससे प्रेशर कम हो जाता है। जितना मैंने सिलेबस को कवर किया है पूरे दिन में उसको मैं एक बार ज़रूर रिवाइज करती हूँ विद इन दैट डे, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर एक बार एक रिवीजन लेती हूँ, सो दैट टू कवर द एंटायर सिलेबस। एंड ऐसे ही करके मैं रिविजन्स को काफ़ी टाइम देती हूँ। रिवीजन करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी।
रिवीजन की हैबिट मेरी इंटर से ही है एंड आई ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो। वो चीज़ मैंने इंटर में भी अप्लाई की थी और वो चीज़ मैं फाइनल में भी अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट मेरी रिवीजन टाइम टू टाइम हो जाए और दिमाग में रिटेंशन रहे हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपरली। लाइक जो CA है मेरा बचपन का ड्रीम है, तो फाइनली मैं उसकी तरह क्लोज आ चुका हूँ। और प्लस पॉइंट ये है कि जो भी नया सिलेबस है, लाइक मेरे लिए CA जो सिलेबस है वो नया है, तो इस वजह से मेरे को बहुत एक्साइट करता है वो सिलेबस, तो मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। द टैग ऑफ CA itself is a very big motivation। उसके अलावा जब आप देखते हो कि कितने चैलेंजेस एक CA एस्पिरेंट को फेस करने होते हैं, तो वो चैलेंजेस फेस करना भी एक अलग ही मोटिवेशन है। और आप देखते हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं या कुछ कर रहा है, उनके आंखों में जो आप अपने रिस्पेक्ट देखते हो एज अ CA एस्पिरेंट इज़ इटसेल्फ अ वेरी बिग मोटिवेशन। और उसके अलावा फैमिली जो आपको मोटिवेट करती है वो हमेशा आपके साथ रहती है। जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ मुझे लगता है दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क विच आई ऑलवेज वांटेड टू डू एंड विच मोटिवेट मी ऑलवेज, सो दिस इज़ व्हाई आई चूज दिस कैरियर। लाइक नो, बिकॉज जो मेरा सराउंडिंग है और जो मेरे फ्लैटमेट्स हैं और जितने मेरे कोचिंग में फ्रेंड्स हैं वो वो CA ही कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होता उनके साथ। उसको लगता है कि हाँ मेरे को अपना ही फील आता है, तो एज सच मैं रिग्रेट नहीं करता कि मैं रेगुलर कॉलेज नहीं गया या फिर मैं रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली नॉट। Hi Satish, in accounting, what does depreciation mean? Like in accounting, depreciation means decreasing the value of a fixed asset. Hi Yash, can you tell me the meaning of going concern in terms of accounting? The assumption of a company that it will go on, work on forever is the going concern assumption. Hi Komal, can you tell me what is transfer pricing in international taxation? This is like from high tax country to it is going to lower tax countries, goods are moving, so that price which is set by both the countries is called transfer pricing. Satish, explain the meaning of time value of money. Mainly the concept of time value money is that कि जो पैसे की वैल्यू आज प्रेजेंट में है वो ज़्यादा है पैसे की वैल्यू अगर फ्यूचर में होगी तो। What does GAAP stand for? Hold on a minute, I remember. I think it stands for Generally Acceptable Accounting Principles. Name two phases of business cycle. Like two phases of business cycles are contraction and expansion. What do you mean by SA 500? SA 500 is related to audit evidences in which like auditor collect all the evidences related to the work they are doing. How do we calculate simple interest? To calculate simple interest, the formula is P into R into T upon 100. If you had to choose one fictional character to be a study buddy for you, who would it be? That's a tough question, but मेरे ख्याल से डोरेमोन would be the best क्योंकि वो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर देगा और मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। What is the name of Ind AS 115? In AS 115 name is revenue from contracted customer, or you can say revenue recognition. What is the difference between current asset and fixed asset? करंट एसेट्स आर द एसेट्स जो नॉर्मली हम लोग लेस देन 1 ईयर में यूज़ करते हैं, लाइक डे टू डे बेसिस में जो हम लोग गुड्स हैं उनको बाय और सेल करते हैं। और फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो नॉर्मली हम लोग विद इन द ईयर मतलब आउट ऑफ द ईयर लाइक हम लोग 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स।